सम्मानित शिक्षक साथियों नमस्कार। मैं डी.के. सिंगौर, प्रदेश अध्यक्ष ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन। आज सोमवार, आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हूँ मैं और ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से टीईटी के मुद्दे को लेकर के आज रिव्यू फाइल होना है। तो एक सीधा सा प्रश्न ये ज़रूर उठता है कि एसोसिएशन की टीम जो है बहुत पहले से, सबसे पहले से मध्य प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर के आगे रही है, लेकिन रिव्यू जो है वो थोड़ा विलम्ब से फाइल होने जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी बहुत सीधा है कि टीईटी का जो मुद्दा है वो प्रदेश के लाखों शिक्षकों के भविष्य से जुड़ा हुआ है और चूँकि मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय का है, तो ऐसे में रिव्यू का स्कोप हम सभी जानते हैं बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन चूँकि इसमें लाखों शिक्षकों का भविष्य जुड़ा हुआ है, 25 से 30 लाख पूरे देश के शिक्षक इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो एक उम्मीद माननीय सुप्रीम कोर्ट से है कि शिक्षकों को न्याय मिलेगा। तो एक ये बड़ा मामला है, निश्चित रूप से बड़ी संख्या में शिक्षकों का हित इससे जुड़ा हुआ है, तो इतनी ही गंभीरता की आवश्यकता इस रिव्यू को फाइल करने में ज़रूरत है। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए पूरी तैयारी के साथ हमने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए जो है उतरना उचित समझा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, उन्होंने अपने निर्णय के 110 पेज में लगभग बहुत सारी उन बातों का उल्लेख कर दिया है जो सामान्य रूप से इस निर्णय के विरुद्ध हमारे ख्यालों में जो बात आती है। तो ऐसे में रिव्यू बहुत सावधानी के साथ लगाने की आवश्यकता है कि मैंने भी वैसे बहुत से रिव्यू को देखा है जो टीईटी के मुद्दे को लेकर के लगाई गई है। तो सामान्य रूप से हम एक बात कहते हैं कि टीईटी जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव ऑर्डर है, यानी भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया है और कोई भी कानून आदेश जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं हो सकता। तो ये तो जज भी जानते हैं और उन सब चीज़ों का उन्होंने उल्लेख भी कर दिया है। इसके बावजूद भी टीईटी को उन्होंने भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया है। तो ऐसे में सिर्फ यह कह देने से काम नहीं बनने वाला है कि टीईटी रिट्रोस्पेक्टिव है, ये गलत है। हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि वास्तव में टीईटी जो है रिट्रोस्पेक्टिव है। अब हम थोड़ा सा विचार करें कि माननीय जज ने ये निर्णय क्यों दिया। तो माननीय जज का ये स्पष्ट ये मानना है कि जो आरटीई एक्ट है और इसका जो क्लॉज है 23(2), उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में ये उल्लेखित है कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो एज ए टीचर है, सर्विस टीचर है, जो सेवारत शिक्षक हैं, उनको 5 साल के लिए जो है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन पूरी करने के लिए जो है वो समय दिया हुआ है। तो माननीय जज का यही मानना है कि आरटीई एक्ट में ही मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव है, भूतलक्षी प्रभाव से लागू है। और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन में चूँकि टीईटी का भी उल्लेख एनसीटीई ने अपने 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन में किया है, तो इसलिए माननीय जज महोदय का यही अभिमत है कि आरटीई एक्ट ही रिट्रोस्पेक्टिव है। इसीलिए उन्होंने जो है यह टीईटी की अनिवार्यता इन सर्विस टीचर्स के लिए किया है।
लेकिन बहुत ही स्पष्ट शब्दों में मैं भी यही कहना चाहूँगा कि वास्तव में ऐसा नहीं है। और इसको हम यदि बहुत अच्छे तरीके से समझें, बहुत गहराई से समझें, TWTA की टीम ने इसको समझा है और बिल्कुल हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये सिद्ध करने की स्थिति में है कि ये जो TET है वो रिट्रोस्पेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। इसको हम बिल्कुल सिद्ध कर सकते हैं और इसीलिए हमको माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका जो है फाइल करने में थोड़ा विलम्ब हुआ है। और सामान्य रूप से कोई भी रिव्यू जो है वो पहले चैम्बर में ही सुनी जाती है, तो इसको भी दृष्टिगत रखते हुए बहुत डिटेल में रिव्यू पिटीशन फाइल करने की आवश्यकता थी। तो उसको हमने वास्तव में यहाँ पर चैम्बर में रिव्यू के हिसाब से भी ध्यान में रख के इसकी तैयारी हमने की थी। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ओरल इसकी सुनवाई होना है। तो एक ये बहुत अच्छा माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत हिम्मत वाला निर्णय रहा है। बहुत सराहनीय शिक्षकों के हित में ये कदम है, हम कह सकते हैं। और हमको अपनी बात जो है वो ओरली कोर्ट में कहने को मिलेगी, तो निश्चित रूप से हम इसको सिद्ध कर पाएंगे कि TET जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव तो है पर है नहीं है वास्तव में। इसको हम सिद्ध करना है। यदि हम सबसे पहले थोड़ा एक विशेष बिंदु पर विचार करें, अंत में मैं आपको ये निश्चित रूप से अवगत कराऊंगा कि TWTA में की रिव्यू याचिका में क्या खास है। तो सबसे पहले तो हम यही देखें कि जो RTE एक्ट क्लॉज 23(2) में जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन का उल्लेख कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो 5 साल के अंदर प्रत्येक जो कार्यरत शिक्षक है उसको पूर्ण करना है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बहुत लाजमी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में इस मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो लिखा हुआ है उसी का उल्लेख क्यों नहीं किया, उसी के एक पार्ट TET को क्यों कहा। ये बहुत विचारणीय है, क्योंकि TET जो है वो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन का एक हिस्सा है। तो उसके दूसरे हिस्से में एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन या जिसको हम एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन भी कह सकते हैं, और दूसरा जो है प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, इसका भी उल्लेख है। यदि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में मिनिमम क्वालिफ़िकेशन को कंप्लीट करने की बात कहता तो क्या होता। निश्चित रूप से मिनिमम क्वालिफ़िकेशन में एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन आता है और एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में जो हमारी अर्हता है, शैक्षणिक अर्हताएँ हैं, वो यदि हम RTE एक्ट के बाद जो 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन में और उसके बाद जो अमेंडमेंट हुए हैं, 2 बार और अमेंडमेंट हुए हैं, उसमें यदि हम देखें तो जो शैक्षणिक अर्हता है, मान लीजिए प्राथमिक शिक्षक है तो उसके लिए हायर सेकेंडरी में मिनिमम 50% मार्क्स कंपलसरी है। लेकिन यदि हम नियुक्ति के समय की शैक्षणिक अर्हता को देखें तो उसमें परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं रही है। तो वहाँ पर हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी ऐसे हैं जिनके मिनिमम जो शैक्षणिक क्वालिफ़िकेशन में जो परसेंटेज है वो 50% से कम है। यदि हमारे जज साहब जो है यदि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन का वहाँ पर उल्लेख कर देते तो आज शिक्षक न केवल TET देने के लिए बाध्य होते, बल्कि वे शिक्षक जिस मार्कशीट के आधार पर वो चयनित हुए थे उस मार्कशीट में अंक बढ़ाने के लिए 50% से ऊपर मार्क्स लाने के लिए उनको फिर से 12वीं भी उत्तीर्ण करके दिखाना पड़ता। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी विडंबना हो जाती
और बहुत एक विचित्र बात हो जाती कि जिस मार्कशीट के आधार पर हमारी नियुक्ति हुई है, जो उस समय मान्य थी, वैलिड थी, जो अर्हताएँ योग्यताएँ लिखी गई थी, उसी के हिसाब से हमारे नियुक्त होने के बाद जो है फिर से यदि हमको करना पड़ता तो ये एक बड़ी बात होती। शायद इसी बात को ध्यान में रख करके माननीय जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं श्री दत्ता साहब, उन्होंने जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन का उल्लेख ना करके सिर्फ टीईटी को पकड़ा। तो कहीं ना कहीं ये गलत है कि यदि आप सही हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए था, मिनिमम क्वालिफिकेशन का उल्लेख करना था, फिर संवैधानिक रूप से ये सही था। तो कहीं ना कहीं इसके कारण जो एक बड़ा संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता, तो उसी से ये सिद्ध होता है कि टीईटी कार्यरत शिक्षकों पे लागू करना जो है वो गलत है। अब हम थोड़ा सा इस संबंध में जो आदेश हुए हैं उन पर थोड़ा सा गौर करें। जो हमारा मुख्य उद्देश्य है टीईटी को ये बताना कि ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है, प्रोस्पेक्टिव है, उसके लिए कुछ चीज़ों का जानना हमारे लिए आवश्यक है। उसमें सबसे पहले ये देखें कि एनसीटी ने 3 सितंबर 2001 को सबसे पहले मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है भर्ती के लिए उन्होंने निर्धारित किया। तो उसमें जो शैक्षणिक क्वालिफ़िकेशन है वो तो वही रहा है कि प्राथमिक शिक्षक है तो उसके लिए हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए, और माध्यमिक शिक्षक या मिडिल स्कूल का टीचर है तो ग्रेजुएशन उसको पास होना चाहिए। परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं रही है, लेकिन वहाँ पर शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता को अनिवार्य किया गया। 3 सितंबर 2001 को एनसीटी ने शिक्षक प्रशिक्षण यानी डीएड बीएड को अनिवार्य किया है। इसके पहले जो नियुक्त हुए हैं उनके लिए ये शिक्षक प्रशिक्षण जो है वो अनिवार्य नहीं था। फिर इसके बाद जब आरटीई एक्ट लागू हुआ तो आरटीई एक्ट लागू होने के बाद से शैक्षणिक जो अर्हताएँ हैं उसमें जो हायर सेकेंडरी है उसके लिए सामान्य रूप से 50% मिनिमम 50% या उससे ऊपर अनिवार्य किया गया, और डीएड बीएड की अनिवार्यता तो थी ही, टीईटी को भी जो है वो अनिवार्य किया गया। तो यहाँ पर 3 सितंबर 2001 के पहले नियुक्त होने वाले, जब ये एनसीटी का नोटिफिकेशन आया उसके पहले नियुक्त होने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण जो है वो अनिवार्य नहीं था। तो आज भी वह अनिवार्य नहीं है, लेकिन 3 सितंबर 2001 के बाद जो भी नियुक्ति हुई है उसके लिए डीएड बीएड का होना ज़रूरी है। इसी प्रकार आरटीई एक्ट आने के बाद विशेष रूप से 23 अगस्त 2010 के बाद से टीईटी भी अनिवार्य हुआ। अब यहाँ पर जो एनसीटी 23 अगस्त 2010 का जो नोटिफिकेशन है उसमें उसके क्लॉज 4 में और क्लॉज 5 में इन सर्विस टीचर्स के लिए टीईटी से छूट का बहुत स्पष्ट उल्लेख है। तो एक प्रश्न यहाँ पर बहुत उठता है, जो हमारा मुख्य ग्राउंड है ये सिद्ध करने के लिए कि टीईटी जो है रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है, प्रोस्पेक्टिव है, ये सिद्ध करने के लिए यहाँ पर ये प्रश्न हमारे दिमाग में जब आया कि जब एनसीटी टीईटी का प्रावधान कर रही है और उसी नोटिफिकेशन में टीईटी से छूट का प्रावधान भी कर रही है, तो ऐसा क्यों किया एनसीटी ने? यही जब प्रश्न हमारे दिमाग में बार बार कई दिनों से चल रहा था, लेकिन इसकी गुत्थी जो है वो नहीं सुलझ रही थी। फिर से एक बार उसको दोहराता हूँ मैं कि जब एनसीटी ने 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन में टीईटी को अनिवार्य किया
तो साथ में छूट का प्रावधान भी क्यों किया? तो यहाँ पर बड़ा एक एनसीटी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, और ये कहना चाहिए कि एक बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा ना हो इसका ध्यान रखा, क्योंकि उनको ये मालूम था कि आरटीई एक्ट 23 क्लास 2 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो पूर्व से कार्यरत शिक्षक हैं उनको 5 वर्ष के अंदर जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन पूर्ण करना है। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन में सामान्य रूप से जब विधेयक आया होगा आरटीई एक्ट का, तब टीईटी नहीं था। तब जो एनसीटी के 2001 के नियम थे उसके हिसाब से मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और मिनिमम जो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या डीएड बीएड, ये 2 का ही प्रावधान था। तो जब आरटीई एक्ट 2009 ये मालूम था कि लाखों शिक्षक जो है वो कार्यरत है, और यदि टीईटी को सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन में यदि जोड़ दिया जाता है तो आरटीई एक्ट 23(2) जो क्लॉज है उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 5 साल के अंदर पूर्ण करने की बात कही गई है। तो ऐसे में ये जो टीईटी है वो पहले से कार्यरत शिक्षकों पे भी लागू हो जाएगी। तो एक प्रकार से पूरा जो संवैधानिक ढांचा है उस पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, और एक बड़ा संकट जो है वो शिक्षकों के ऊपर आ जाएगा। तो इससे बचाने के लिए जो है एनसीटी ने छूट का प्रावधान कर दिया और स्पष्ट रूप से ये कह दिया अपने क्लॉज 4C में कि यदि कोई शिक्षक 3 सितंबर 2001 के पहले नियुक्त हुआ है तो उसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो वही रहेंगी जो उसके भर्ती के समय निर्धारित थी। यानी उस समय सिर्फ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का उल्लेख था, यानी प्राइमरी टीचर है तो सिर्फ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, और मिडिल स्कूल का टीचर है तो स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। तो वो योग्यता आज भी उन शिक्षकों के पास है, उसी के आधार पर नियुक्त हुए हैं। तो 3 सितंबर 2001 के पहले जितने भी नियुक्त हुए शिक्षक हैं उन पे टीईटी की बाध्यता नहीं है, यहाँ तक कि उन पर शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता की भी बाध्यता बिल्कुल नहीं है स्पष्ट रूप से। इसी प्रकार उसका एनसीटी 23 अगस्त 2010 के क्लॉज 4A में ये कहा गया है कि 3 सितंबर 2001 के बाद जो नियुक्त हुए हैं, यानी 3 सितंबर 2001 के बाद से आरटीई एक्ट लागू होने के पहले तक, यानी 23 अगस्त 2010 के पहले तक जो नियुक्त हुए हैं उनके लिए जो न्यूनतम योग्यता है वही रहेगी जो एनसीटीई के विनियम 2001 में उल्लेखित है। अब एनसीटी विनियम 2001 में वही मिनिमम शैक्षणिक अर्हता और योग्यता और प्रोफेशनल योग्यता यानी डीएड बीएड की योग्यता जो है वो होना चाहिए ना, और टीईटी के लिए अनिवार्यता वहाँ पर नहीं है। तो 3 सितंबर 2001 के बाद जितने नियुक्त शिक्षक हैं आज की स्थिति में सब इन अर्हताओं को पूर्ण कर रहे हैं, तो इसलिए वो भी टीईटी की छूट से मुक्त हैं। अब एक और क्लॉज है उसमें 5 में ये कहा गया है कि यदि भर्ती प्रक्रिया आरटीई एक्ट के पहले से शुरू थी, विज्ञापन वगैरह निकला गया था और आदेश होने में समय लगा, और आरटीई एक्ट के बाद लागू होने के बाद यानी 23 अगस्त 2010 के बाद यदि उनके नियुक्ति पत्र जारी हुए हैं तो उनको भी एनसीटी विनियम 2001 की पात्रता यदि है
तो उनको भी टीईटी से छूट रहेगी। तो इसमें हमारे वो गुरुजी साथी आते हैं जिनकी भर्ती प्रक्रिया बहुत पहले से चल रही थी, आरटी एक्ट के पहले से चल रही थी, लेकिन बाद में फिर उनको जो है आरटी एक्ट लागू होने के बाद उनको नियुक्ति पत्र मिले 2011 में, 2012 में, 2013 में और 2014 में। तो वो भी टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त है। तो इस प्रकार जितने भी इन सर्विस टीचर्स हैं जो आरटी एक्ट लागू होने के पहले से सेवा में है, और विशेष रूप से गुरुजी जो बाद में आए हैं, संविदा शाला शिक्षक बने हैं, उन सबको टीईटी से छूट का बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान है। तो यहाँ पर जो चूक हुई है वो यही हुई है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस बात का ध्यान रखा है कि आरटीई एक्ट की जो क्लॉज है 23(2) में मिनिमम क्वालिफिकेशन लिखा है, और उन्होंने जो है उस छूट वाले प्रावधान को, जबकि उन्होंने अपने निर्णय के पैरा 62 में और 168 में उसका उल्लेख भी किया है। उसका उल्लेख करने के बाद विशेष रूप से 168 में स्पष्ट उल्लेख भी किया है कि छूट का प्रावधान है, लेकिन उसके बारे में यस या नो कुछ नहीं कहा। और जब अपना जजमेंट उन्होंने पैरा 217 में दिया तो उसका कोई उल्लेख उन्होंने नहीं किया। तो इस प्रकार एक बड़ी चूक जो है वो हुई है। कुल मिला के बात सिर्फ ये है कि जब आरटीई एक्ट लाया गया तो उस समय आरटीई एक्ट कब आया? अप्रैल 2009 में। टीईटी कब आया? 23 अगस्त 2010 में। तो आरटीई एक्ट तो पहले आ गया, उस समय टीईटी का तो कोई प्रावधान था ही नहीं। और पहले से जो नियम थे 2001 के जो नियम थे उसमें शिक्षक प्रशिक्षण को अनिवार्य किया गया था। तो जो लेजिस्लेटिव इंटेक्ट रहा है, जो विधायिका की जो मंशा रही है आरटी एक्ट लाते समय, वो सिर्फ शिक्षकों में शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता को अनिवार्य करना रहा है। और इसीलिए उन्होंने अपने आरटीई एक्ट के 23(2) में स्पष्ट रूप से लिखा है, चूंकि प्रदेशों में जो है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान पर्याप्त संख्या में नहीं होंगे, तो ऐसी स्थिति में जो है 5 साल का समय जो है वो दिया जाता है। तो वो वास्तव में शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता को अर्जित करने के लिए ही था, क्योंकि जब ये लाइन लिखी गई थी तब टीईटी की लाइन नहीं आई थी। तो स्पष्ट विधायिका का जो मंशा रही है वो शिक्षण प्रशिक्षण को लेकर के रहा है। और बाद में 2017 में जब ये देखा गया कि बहुत सारे राज्य जो है इस लक्ष्य को जो है पूरा नहीं कर पाए हैं, बहुत सारे शिक्षक जो है शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता को प्राप्त नहीं कर पाए गए हैं, और राज्यों ने जो पत्र लिखा है, और जब ये इसका संशोधन विधेयक आया था तो हमारे उस समय के केंद्रीय शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने स्टेटमेंट में स्पष्ट रूप से कहा है कि हम ये जो शिक्षक प्रशिक्षण की जो योग्यता शिक्षकों को अर्जित करना था वो नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए हम जो है वो 4 साल की अवधि और बढ़ा रहे हैं। तो वहाँ पर भी 4 साल की जो अवधि बढ़ाई थी वो टीईटी के लिए नहीं बढ़ाई थी, बल्कि शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता जो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए बढ़ाई गई थी। तो यहाँ पर विधेयिका का बहुत स्पष्ट मंशा रही है कि शिक्षक प्रशिक्षण जो योग्यता है वो 2009 तक सारे शिक्षक उसको प्राप्त कर लें, और निश्चित रूप से आरटी एक्ट आने के बाद 23 अगस्त 2010 के बाद विशेष रूप से एनसीटी ने जो गाइडलाइन टीईटी की जारी की है 11 फरवरी 2011 सारे राज्यों को पत्र लिख करके टीईटी अनिवार्य किया, उसके बाद से टीईटी अनिवार्य है। तो इस प्रकार बहुत स्पष्ट हो रहा है कि टीईटी जो है वो आदेश जो है जो एनसीटी ने किया है बहुत सोच समझ के किया है, उसको रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होने दिया, प्रोस्पेक्टिव ही रखा है। बिल्कुल स्पष्ट है कि टीईटी कहीं से भी रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है, प्रोस्पेक्टिव है। छूटों का उल्लेख
करना ये दर्शाता है कि वो रेट्रोस्पेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें पूरा ध्यान रखा है शिक्षकों का कि ये जो कार्यरत शिक्षक है उन पर ये भूतलक्षी प्रभाव से लागू ना होने पाए, इसीलिए छूट का प्रावधान रखा है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस छूट पर कोई ध्यान न देते हुए पूरे टीईटी को जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव बना दिया है। तो रेट्रोस्पेक्टिव अपने आप में ये असंवैधानिक निर्णय है। तो इस प्रकार हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये स्पष्ट रूप से अपनी बात को ये सिद्ध कर रहे हैं कि जो आरटी एक्ट की मंशा है ना, जब टीईटी का प्रावधान आया ही नहीं था उस समय जब 5 साल की जो छूट दी गई, बहुत ध्यान देने वाली एक बात है कि जब टीईटी की कल्पना की ही नहीं गई थी और उस समय आरटी एक्ट में 23(2) में ये लिख दिया गया था कि 5 साल के अंदर न्यूनतम योग्यता अर्जित करना है। तो न्यूनतम योग्यता में उस समय सिर्फ शैक्षणिक योग्यता और व्यावसायिक योग्यता यानी डीएड बीएड ही था। तो ये जो वहाँ जो लाइन लिखी गई है 5 साल का जो समय दिया गया था वो टीईटी के लिए बिल्कुल भी नहीं दिया गया था। टीईटी का उल्लेख 23 अगस्त 2010 को कॉन्सेप्ट एनसीटी लेकर के आया और एनसीटी ने यहाँ पर बहुत ही विवेक से काम लिया। उसे ये पता था कि एक ये नया प्रावधान अभी तक जो नहीं रहा, नया प्रावधान वो टीईटी का जोड़ने जा रहा है। लेकिन चूंकि आरटीई एक्ट में लिखा है कि 5 साल का समय दिया जाता है पहले से कार्यरत शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने के लिए, और यहाँ यदि एनसीटी न्यूनतम योग्यता में टीईटी को जोड़ता है तो टीईटी जो है वो भूतलक्षी प्रभाव से हो जाएगा। तो बहुत ही अब चूंकि एनसीटी को पावर नहीं है कि आरटीई एक्ट में वो संशोधन कर सके। यदि पावर होता तो वहाँ पर जो पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के लिए न्यूनतम अर्हता प्राप्त करने के लिए जो छूट 5 साल की दी गई थी वहाँ वो सुधार कर देते कि ये टीईटी जो है पूर्व से कार्यरत शिक्षकों पर लागू नहीं होगा। लेकिन वो एनसीटी को पावर नहीं होने के कारण उन्होंने ये रास्ता निकाला और अपने 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन में टीईटी से पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को मुक्त कर दिया अपने क्लॉज 4A से 4C से और 5 से कि कोई भी शिक्षक जो इसकी जद में ना आए। तो एनसीटी के इस कदम का ध्यान जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया और उनकी जो मंशा है विधायिका की जो मंशा है उसको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है दरकिनार करते हुए एक ऐसा निर्णय दिया जिससे पूरे प्रदेश के 25 से 30 लाख शिक्षक जो है विचलित है। और कहीं ना कहीं यदि उन्होंने ये कहा है कि ये बच्चों के हित में निर्णय है तो ऐसा कहीं से नहीं लगता है कि ये बच्चों के हित में निर्णय है। इतने सालों का अनुभव टीईटी से कहीं ज़्यादा मजबूत बात है और इतने अनुभवी शिक्षकों को सेवा से बेदखल करना जो है ये कहीं से भी उचित निर्णय नहीं है। आज इतना 2-3-4 महीने से जो है हमारे पूरे देश के जो शिक्षक हैं वो इस टीईटी के संकट से मुक्त होने के लिए अपनी बहुत सारी ऊर्जा जो है जो बच्चों को दे सकते थे वो अपनी इस नौकरी को बचाने के लिए खर्च कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो निर्णय है वो बहुत ही शिक्षकों के लिए तो है ही, ये बच्चों के लिए भी बहुत अहितकारी है। और इसके हमने पिटीशन में जो अपनी याचिका में उसके बैड इफेक्ट का भी उल्लेख किया है। यदि मान लीजिए इसको आप लागू करते हैं तो कितनी सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। सबसे पहले तो यह है कि टीईटी के लिए भी योग्यता निर्धारित है कि टीईटी कौन दे सकता है। तो टीईटी में वो बैठ सकता है जिसके अर्हकारी जो योग्यता होती है शैक्षणिक योग्यता उसमें मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। अब जब हमारी भर्ती हुई थी तो 50% मार्क्स की कोई बाध्यता नहीं थी, तो बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी जो हैं वो उनके 50% से भी कम मार्क्स है। तो बहुत सारे शिक्षक तो
टीईटी में बैठने के लिए ही पात्र नहीं है। तो ये भी हमने उदाहरण सहित माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। एक और बहुत बड़ी विडंबना है कि मध्य प्रदेश में 2005 से शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन हो ही रहा है। जो उद्देश्य टीईटी का था, उस उद्देश्य को माननीय सुप्रीम कोर्ट माननीय हमारे जो मध्य प्रदेश सरकार है वो उसको लागू कर रही। तो एक बहुत बड़ी संख्या जो है वो 2005 से टीईटी, एक प्रकार की राज्य स्तर की जो टीईटी है, उसको उत्तीर्ण करके ही आ रहे हैं। तो ऐसे में भी एक बड़ा प्रश्न उठता है कि उनकी टीईटी फिर से होगी। इसी प्रकार हम ये भी देखें कि मध्य प्रदेश सरकार की ये मंशा रही है कि जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, बैगा है, भारिया है, सहरिया है, इनको सोशल रूप से और इकोनॉमिकल रूप से अपलिफ्ट करने के लिए जो है सरकार ने योजनाएं बनाई और ये कहा कि इनको बिना किसी चयन प्रक्रिया का पालन किए हुए और चयन प्रक्रिया को शिथिल करते हुए यदि ये उस पद के लिए अर्हता रखते हैं तो उनको सीधे भर्ती की जाए। तो ऐसे बहुत सारे शिक्षक जो है इस तरीके से भर्ती हुए हैं। तो अब जब उनकी भर्ती छूट के आधार पे हुई है तो यदि आप उनकी टीईटी लेंगे तो उनके लिए जो है वो पास करना जो है एक कठिन है और फिर वो सेवा से बाहर होंगे। तो भर्ती के समय जो उद्देश्य सरकार का था, फिर उस उद्देश्य पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है और विशेष रूप से हमारे ट्राइबल क्षेत्र में, दूरस्थ क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में जो स्थानीय शिक्षक काम कर रहे हैं, उनके एक अनुभव और उनकी जो भाषा बोली के साथ जो बच्चे मिक्सअप होते हैं, उन शिक्षकों को यदि सेवा से मुक्त करेंगे तो ये भी शिक्षा के लिए ऐसी बहुत अच्छी बात नहीं होगी। तो ऐसे और भी बहुत सारे ग्राउंड्स को लेकर के और उनके प्रूफ सहित हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी जो हैं उनको मालूम है कि अभी हमारी जो सेवाएं हैं 10 साल बाकी हैं, 15 साल बाकी हैं। तो उसको ध्यान में रख करके उन्होंने लोन जो है मकान बनाने के लिए बड़ा लोन भी लिया हुआ है और कई हजार रुपए की मासिक किस्त जो है उसका वो भुगतान कर रहे हैं। तो इन सब के सामने भी एक बड़ी समस्या आ जाएगी। तो इन सारी बातों का उल्लेख हमने अपनी रिव्यू पिटीशन में किया है। ये भी बताया है कि मध्य प्रदेश में जो शिक्षक 90% जो शिक्षक हैं उनको टर्मिनल बेनिफिट्स जो है वो नाम मात्र का है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ये कहा है कि जो सेवा निवृत्ति जिनको दी जाएगी तो उनको अनिवार्य सेवा निवृत्ति दी जाएगी और जो टर्मिनल बेनिफिट्स मिलते हैं, ऐसा कह के उन्होंने एक प्रकार के इस दंड को जो है डाइल्यूट किया है। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। यहाँ पर 90% शिक्षकों के साथ वही समस्या आ जाएगी कि उनका टर्मिनल बेनिफिट ना के बराबर है और उनका भरण पोषण जो है, जीवन जो है वो निश्चित रूप से संकट में आएगा। इन तमाम बातों का उल्लेख करते हुए हमने अपनी याचिका में इस चीज़ का उल्लेख किया है और मैं यह वीडियो उन सभी साथियों के लिए भी शेयर कर रहा हूं जिन्होंने इस टीईटी की लड़ाई में न्यायालय में लड़ाई लड़ रहे हैं, रिव्यू याचिका लगाई गई है। मैं उन सभी से आग्रह करता हूं कि वे तत्काल अपने अधिवक्ता से संपर्क करें और इन महत्वपूर्ण तथ्यों को उनके सामने रखें। तो सब मिलकर के इस महत्वपूर्ण तथ्य को बहुत वजनदारी के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखें और निश्चित रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो चूक हुई है उस पे उनके द्वारा बिल्कुल पुनर्विचार किया जाएगा और इस प्रकार पूरे देश के 25 से 30 लाख शिक्षकों को जो है टीईटी से मुक्ति मिलेगी। धन्यवाद।